नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के उत्सर्जन वाले भाग से संबंधित हेमोडायलिसिस के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से हेमोडायलिसिस से जुड़े हुए कुल जितने सारे जानकारी है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से यह बता चुका है कि हमारे शरीर के वृक्क, हमारे शरीर के किडनी किस तरीके से हमारे शरीर के रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, किस तरीके से हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित जो वर्ज्य पदार्थ हैं उनका निष्कासन करते हैं। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से वृक्क के संरचना, वृक्क के बनावट, नेफ्रॉन और नेफ्रॉन के कार्य के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना था। मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो हमारे शरीर के वृक्क हैं और वृक्क में उपस्थित जो नेफ्रॉन है, जो वृक्काणु है, वो किस तरीके से दोस्तों हमारे शरीर के संपूर्ण रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। रक्त में उपस्थित जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ हैं, उनका निष्कासन कैसे करते हैं। दोस्तों, ये सारा चीज आपने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से जाना था और साथ ही आपने यह भी जाना था कि हमारे शरीर में अपशिष्ट जल के रूप में किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है और कैसे मूत्र का निष्कासन हमारे शरीर से होता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि जिन व्यक्तियों के शरीर में किडनी बिल्कुल भी काम नहीं करता, वृक्क बिल्कुल भी दोस्तों अपना क्रिया नहीं करता, तो ऐसे मनुष्य अपने शरीर के रक्त का कैसे शुद्धिकरण करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा दोस्तों कि ऐसे मनुष्य जिनका किडनी खराब हो चुका है, जिनका वृक्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य कैसे अपने शरीर के रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, कैसे अपने शरीर के रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सभी समझने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप सभी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का दोस्तों जो हेमोडायलिसिस होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग हेमोडायलिसिस के बारे में। जानते हैं कि हेमोडायलिसिस क्या होता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लिखा गया है हेमोडायलिसिस एक कृत्रिम प्रक्रिया है। कृत्रिम कहने का मतलब बिल्कुल भी प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों, हम सांस लेते हैं, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, मल का निष्कासन करते हैं, यह भी दोस्तों प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम दोस्तों बोलते हैं या दोस्तों हम देखते हैं या हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, ये सब प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा शरीर ही प्राकृतिक है। बात आया समझ में। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही कृत्रिम शब्द आया है तो हम इस शब्द का संबंध किससे जोड़कर रखेंगे। हम इस शब्द का संबंध दोस्तों जोड़कर रखेंगे मानव निर्मित वस्तु से। किससे? मानव निर्मित वस्तु से, एक ऐसे वस्तु से जिसका निर्माण मानव ने किया है, जिसका उत्पत्ति मानव ने किया है, जिसका संरचना मानव ने किया है। यहां पर बोला जा रहा है दोस्तों, हेमोडायलिसिस एक कृत्रिम प्रक्रिया है, अर्थात जो यह क्रिया है वो कैसा है, वो मानव द्वारा बनाई गई क्रिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कृत्रिम आया है, आर्टिफिशियल आया है, जिसमें रक्त को बाहर निकालकर, यानी कि रक्त को मनुष्य के शरीर से बाहर निकालकर मशीन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। मशीन के द्वारा उस रक्त को फिल्टर किया जाता है और फिर वापस शरीर में चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया है वो एक कृत्रिम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता ये
है कि जिस मनुष्य के शरीर का किडनी खराब हो जाता है उसका ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो दोस्तों ऐसे मनुष्यों के शरीर से जो रक्त होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं पंप की सहायता से, और बाहर निकालकर एक मशीन की सहायता से दोस्तों उनके रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो उसे पुनः पंप की सहायता से मानव के शरीर में भेज दिया जाता है, मानव के शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस कहा जाता है। हेमो का मतलब मानव। आप सभी को पता है कि जो हेमो शब्द है वो मानव से संबंधित है, बताया समझ में। और मानव में डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है उसी को हेमोडायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है, जब हमारा किडनी सही रहता है, जब हमारा किडनी स्वस्थ रहता है, अच्छे से काम करता है, अच्छे से क्रिया करता है, तो दोस्तों ऐसे में हमारे शरीर के जो रक्त होते हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। हमारे शरीर से रक्त का निष्कासन बिल्कुल भी बाहर नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही अंदर स्वतः बिना किसी के सहायता के, ठीक है, स्वतः बिना किसी के दोस्तों, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सहायता के ही हमारे शरीर के अंदर ही हमारे रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। हमारा शरीर का जो रक्त होता है वो फिल्टर हो जाता है, किसकी सहायता से, तो दोस्तों किडनी की सहायता से। लेकिन जब किडनी खराब हो जाता है, जब किडनी काम नहीं करता, तो ऐसे में दोस्तों उस मनुष्य के शरीर से रक्त को बाहर निकाला जाता है पंप की सहायता से। बात को समझना, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में मनुष्य के शरीर से रक्त बाहर निकलता है और बाहर ही उसका फिल्टर होता है, बाहर ही उस रक्त का दोस्तों शुद्धिकरण होता है। उस रक्त में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनका निष्कासन होता है। और उसके बाद जब रक्त शुद्ध हो जाता है, जब फिल्टर हो जाता है, तो दोस्तों पुनः से पंप की सहायता से उस मनुष्य के शरीर में उस रक्त को प्रवेश करा दिया जाता है। बताया समझ में। तो आप देख सकते हैं यही प्रक्रिया कहलाता है दोस्तों, क्या, यही प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस। मैं आपको बताऊंगा कि यह क्रिया कैसे काम करता है, कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है, किस मशीन में दोस्तों यह काम करता है, मशीन कैसे काम करता है, वो सारा चीजें आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। बोला जा रहा है इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है क्योंकि यह वही काम करता है जो सामान्यतः किडनी करती है। दोस्तों हमारे शरीर के जो किडनी होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, वो हमारे शरीर के रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जो मशीन होता है, जिस मशीन में मनुष्य के शरीर से रक्त को बाहर निकाल कर डाला जाता है, तो वो मशीन भी क्या करता है, वो मशीन भी उस मनुष्य के अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण करता है, उस रक्त को छानता है, रक्त में घुले हुए जो अशुद्धियां होते हैं उन्हें दोस्तों बाहर निकाल देता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के किडनी रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, रक्त में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर निकाल देते हैं, अशुद्धियों को छान लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो मशीन होता है वो भी क्या करता है, वो भी मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण करता है। इसीलिए दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि कृत्रिम ब्रेक, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया ब्रेक, मनुष्य के द्वारा दिया गया किडनी। बात है समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है रक्त से यूरिया, क्रिएटिनिन, अतिरिक्त पानी और विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, ये काम करता है कौन, तो दोस्तों डायलिसिस मशीन। जो डायलिसिस मशीन होता है वो रक्त से यूरिया, क्रिएटिनिन, अतिरिक्त पानी और विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है। और यही काम दोस्तों हमारे शरीर की जो किडनी होती है, जो ब्रेक होता है, वो भी करता है। बताया समझ में आप लोगों को। यानी कि हम लोग इसमें वही बात करने वाले हैं दोस्तों जो कि बिल्कुल भी प्राकृतिक किडनी नहीं है, ठीक है। हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जो व्यक्ति किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में किडनी खराब हो चुका है, वह व्यक्ति कैसे अपने शरीर के रक्त का शुद्धिकरण करता है, हम इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू, बोला जा रहा है, बहुत ही मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके समझाने का प्रयास करूंगा, बस ध्यान से आप लोग समझना। देखिए इसमें बोला जा रहा है इसे क्यों करना पड़ता है, ठीक है, इसे क्यों करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं बोला जा रहा है जब किडनी काफ़ी खराब हो जाए तो वह शरीर से जहरीले पदार्थ और अतिरिक्त पानी नहीं निकाल पाती। दोस्तों आप सभी को पता है कि किडनी हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, हमारे शरीर में जल की मात्रा
को बनाए रखने में किडनी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। किडनी के कारण ही, वृक्क के कारण ही दोस्तों हमारे शरीर में जल का जो स्थिरीकरण है, जल का जो संतुलीकरण है वो बना रहता है। बताया समझ में। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे शरीर का किडनी खराब हो जाता है, किडनी वर्क नहीं करता, बिल्कुल भी हमारे शरीर के रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि ऐसे में हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर में ही जमा होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका निष्कासन हमारे शरीर से नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट जल होते हैं उनका भी निष्कासन हमारे शरीर से नहीं हो पाता है। यूरिया युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो कण होते हैं, वो भी हमारे शरीर में ही रह जाता है, क्योंकि उनका फिल्टर बिल्कुल भी हमारे किडनी की सहायता से नहीं हो पाता है, क्योंकि किडनी खराब हो जाता है। तो खराब होने के कारण दोस्तों जब हमारे शरीर से यूरिया युक्त पदार्थों का निष्कासन, वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन या फिर अपशिष्ट जल का निष्कासन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में दोस्तों हमारा शरीर रोगों का शिकार हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर के जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी क्रियाएं होते हैं, वो रुक जाते हैं, वो दोस्तों बाधित हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वह मनुष्य मर जाता है। बताया समझ में। अब आप ही बताइए दोस्तों, जिस रक्त का हमेशा शुद्धिकरण होता है और वह रक्त बिल्कुल भी जब शुद्ध ना हो, उसमें अशुद्धियां जमा होने लग जाए, तो क्या ऐसे में दोस्तों वो जो व्यक्ति होगा वो जिंदा रहेगा? आप ही बताइए। बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। बताया समझ में आप लोगों को। देखिए आगे बात करते हैं इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है जब किडनी काफ़ी खराब हो जाए तो वह शरीर से जहरीले पदार्थ जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त पानी नहीं निकाल पाती, जो किडनी निकालने का काम करता था। बताया समझ में। किडनी ऐसे ही पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता था। जब वो सही था तो इसका नतीजा दोस्तों, जब किसी मनुष्य के शरीर में किडनी खराब हो जाए या किडनी काम ना करे, तो दोस्तों मनुष्य के शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है आप देख सकते हैं। बोला जा रहा है इससे शरीर में सूजन हो जाता है, शरीर जो होता है वो फूल जाता है। किडनी के खराब होने से शरीर फूल जाता है, शरीर में सूजन हो जाती है, सांस फूलने लगती है, थकावट महसूस होती है, पेशाब कम होने लग जाती है, क्योंकि शरीर से जो जल है, जो अपशिष्ट जल है, जो बेकार जल है, जो अनावश्यक जल है, वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक। आगे है उलझन या खून में नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियां बढ़ना। ऐसे समय में डॉक्टर डायलिसिस की सलाह देते हैं। ऐसे समय में दोस्तों, ऐसे परिस्थिति में रोगी को डॉक्टर डायलिसिस की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि डायलिसिस ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी सहायता से उस व्यक्ति के, उस रोगी के शरीर के रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है, उसके रक्त को शुद्ध किया जा सकता है। अगर शुद्ध किया ना जाए तो ऐसे में वह व्यक्ति बिल्कुल भी ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। बात है समझ में। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे अधिक उम्र, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ भी जो किडनी होता है वो खराब हो जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से उम्र बढ़ने के साथ हमारा आँख खराब हो जाता है, व्यक्तियों के आँख खराब हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, हड्डी कमजोर हो जाती है और जोड़ों में दोस्तों काफ़ी दर्द होने लगता है, शरीर में थकावट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ अधिक उम्र हो जाने से क्या होता है कि हमारे शरीर के जो वृक्क होते हैं, जो किडनी होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर आंशिक रूप से काम करते हैं, पूर्ण रूप से काम नहीं करते हैं। जब दोस्तों अधिक उम्र हो जाने से लोगों के शरीर में किडनी आंशिक रूप से काम करते हैं, पूर्ण रूप से काम नहीं करते या फिर काम करते ही नहीं है, तो ऐसे में वो व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाता। ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे अधिक उम्र, संक्रमण यानी किसी बीमारी का संक्रमण, दुर्घटना, उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, मधुमेह या किसी प्रकार के चोट के कारण दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है या कहीं गिर जाता है या दोस्तों उसके किडनी वाले स्थान पर अगर काफ़ी घातक अगर चोट लग जाता है, तो ऐसे में जो किडनी होता है ऐसे में वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है, जिससे उसके काम करने की जो क्रिया होती है, जो गति होती है, वो काफ़ी स्लो हो जाती है। बताया समझ में आप लोगों को। ठीक है। आगे है आप देख सकते हैं बाबू, आगे कहा जा रहा है
कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये कारण है जिस कारण दोस्तों किडनी खराब होता है। ठीक है, ये कारण हम बता रहे हैं कि किडनी क्यों खराब होता है। अधिक उम्र, संक्रमण, दुर्घटना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह यानी कि शुगर या किसी प्रकार के चोट के कारण जो वृक्क होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, काम नहीं करता। ऐसी अवस्था में विषैले पदार्थ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया बाबू, ठीक है, बोला जा रहा है ऐसी अवस्था में विषैले पदार्थ मुख्य रूप से यूरिया का जमाव होने लगता है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के लिए सबसे जो विषैला पदार्थ है वो है यूरिया। यूरिया से भी जो विषैला पदार्थ है वो है अमोनिया, जो कि यूरिया का ही एक रूप है। दोस्तों अमोनिया का रूपांतरण यूरिया में हमारे दोस्तों यकृत की सहायता से होता है, लीवर की सहायता से होता है। बात है समझ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब हमारे शरीर के यकृत में अमोनिया का रूपांतरण यूरिया के रूप में हो जाता है, यूरिया के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तो यूरिया हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हालांकि अमोनिया हमारे शरीर के लिए काफी खतरनाक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूरिया हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता ही नहीं। काफी खतरनाक नहीं होता लेकिन खतरनाक होता है। अगर दोस्तों हम बात करें यूरिया का, तो यूरिया दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक जहर जैसा पदार्थ है, हमारे शरीर को काफी दोस्तों प्रभावित करने वाला पदार्थ है। अगर समय रहते, अगर दोस्तों समय समय पर मूत्र के रूप में, पसीना के रूप में यूरिया का निष्कासन ना किया जाए तो दोस्तों व्यक्ति मर सकता है। बात आया समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू, बोला जा रहा है ऐसी अवस्था में विषैले पदार्थ मुख्य रूप से यूरिया का जमाव शरीर में होने लगता है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। हेमोडायलिसिस करने वाले यंत्र को डायलाइजर अथवा कृत्रिम वृक्क कहते हैं। दोस्तों हेमोडायलिसिस वाला जो यंत्र होता है, जो मशीन होता है, हेमोडायलिसिस मानव के रक्त को शुद्ध करने वाला जो मशीन होता है, जो यंत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं? डायलाइजर। दोस्तों मनुष्य के अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करके, शुद्ध रक्त में दोस्तों बदल करके उसके शरीर में पहुंचाने की क्रिया डायलिसिस कहलाती है। बात को समझना, मनुष्य के शरीर से अशुद्ध रक्त को बाहर निकालकर उसे शुद्ध करके पुनः से उस मनुष्य के शरीर में वापस भेज देने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है डायलिसिस। लेकिन जिस यंत्र की सहायता से, जिस मशीन की सहायता से उस मनुष्य के अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, उस मनुष्य के अशुद्ध रक्त का दोस्तों शुद्धिकरण किया जाता है, उसका दोस्तों जब फिल्टर किया जाता है तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? उस मशीन को बोलते हैं डायलाइजर या कृत्रिम वृक्क। आप लोग याद रखना, ठीक है। मशीन को क्या बोलेंगे? डायलिसिस नहीं, मशीन को बोलेंगे डायलाइजर। क्या बोलेंगे? डायलाइजर। मैं आपको आगे दिखाता हूं कि मशीन कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है डायलाइजर एक छोटे सिलेंडर जैसे फिल्टर की तरह होता है। डायलाइजर एक छोटे सिलेंडर जैसे फिल्टर की तरह होता है दोस्तों। हालांकि आज आधुनिक समय में, आज वर्तमान समय में जो हमारा डायलाइजर मशीन है, जो कृत्रिम वृक्क है, वो काफ़ी डिजिटल हो चुका है, ठीक है, काफ़ी उसमें बदलाव आ चुका है। लेकिन पहले की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले का हो मशीन या आज का हो मशीन, उसमें एक डायलाइजर होता है जिसकी सहायता से अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए डायलाइजर किडनी होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे शरीर में डायलाइजर के रूप में किडनी होता है, क्योंकि किडनी ही हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का जिसका किडनी खराब हो चुका है, तो दोस्तों उसके शरीर के रक्त का शुद्धिकरण जो मशीन करता है, उसी मशीन को क्या बोलेंगे? उसी मशीन को बोलेंगे डायलाइजर। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए उनका जो वृक्क होता है, उनका जो किडनी होता है, वो दोस्तों वही होता है, वही मशीन होता है, वह मशीन ही उनका जान होता है। उस मशीन की सहायता से ही उस व्यक्ति के शरीर के रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। बताया समझ में? आगे आप देख सकते हैं, बोला गया है डायलाइजर एक छोटे सिलेंडर जैसे फिल्टर की तरह होता है। फिल्टर यानी कि साफ करने वाला, शुद्ध करने वाला, जिसमें डायलाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बाबू। देखिए बोला जा रहा है डायलाइजर एक छोटे सिलेंडर जैसे फिल्टर की तरह होता है। मान के चलते हैं कि हाँ ये दोस्तों डायलाइजर है, ये क्या है? ये डायलाइजर है। बताया समझ में? डायलाइजर एक छोटे सिलेंडर जैसे फिल्टर की तरह होता है। यही दोस्तों क्या है? यही डायलाइजर है। मानकर चलते हैं यही डायलाइजर है। आगे कहा जा रहा है
जिसमें डायालाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डायलाइजर बताया, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेलनाकार दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डायलाइजर दिखाया, इसमें क्या भरा रहता है? इसमें दोस्तों द्रव भरा रहता है। कैसा द्रव? तो दोस्तों डायलिसिस फ्लूइड वाला द्रव। कैसा द्रव? डायलिसिस फ्लूइड वाला द्रव, जिसे हम डायलाइसेट भी बोलते हैं। डायलाइसेट बोलिए या फिर डायलिसिस फ्लूइड बोलिए। फ्लूइड का मतलब होता है दोस्तों तरलीय पदार्थ, यानी कि तरल पदार्थ। बताया समझ में? इसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ में हजारों सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ठीक है, एक मशीन होता है, उस मशीन का नाम होता है डायलाइजर, और उस डायलाइजर में होता है दोस्तों तरल पदार्थ। तरल जो पदार्थ होते हैं वो रहते हैं किस रूप में? तो डायलिसिस फ्लूइड नामक रूप में, डायलिसिस फ्लूइड के रूप में रहते हैं। और इसी फ्लूइड में, इसी तरल पदार्थ में, बात को समझना, इसी डायलिसिस फ्लूइड में, इसी तरल पदार्थ में दोस्तों हजारों सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के वृक्क में नेफ्रॉन के रूप में हजारों लाखों सूक्ष्म नलिकाएं थी, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो डायलाइजर है उसमें जो डायलिसिस फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में दोस्तों हजारों सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनकी दीवारें अर्धपारगमय झिल्ली से बनी होती है। जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनकी दीवारें कैसी होती हैं? तो दोस्तों उनकी दीवारें होती हैं अर्धपारगमय। कैसा? अर्धपारगमय। अर्धपारगमय कहने का मतलब है सूक्ष्म नलिकाओं के दीवार से होकर जो दोस्तों छोटे छोटे कण होंगे, जो पदार्थ होंगे, वो आर पार हो जाएंगे सांद्रता के आधार पर। ठीक है, सांद्रता के आधार पर उस नली से होकर जो दोस्तों कण होंगे, जो पदार्थ होंगे, वो आर पार हो जाएंगे, बाहर जा सकते हैं या फिर अंदर आ सकते हैं। इसी को कहा जाता है अर्धपारगमय झिल्ली। अर्धपारगमय झिल्ली कहने का मतलब जो सतह, जो झिल्ली, जो भित्ति पार करने योग्य हो, पार करने में सक्षम हो। दोस्तों हमारे नेफ्रॉन के जो वृक्क नलिकाएं थी, हमारे किडनी के नेफ्रॉन के जो वृक्क नलिकाएं थी, उनकी भित्ति भी कैसी थी? उनकी भित्ति भी अर्धपारगमय थी। अर्धपारगमय थी तबे ना दोस्तों वृक्क के नली में अपवाही धमनिका से होते हुए, वृक्क के नली में अपवाही धमनिका से होते हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते थे, जो वर्ज्य पदार्थ होते थे, जो नाइट्रोजन युक्त कण होते थे, वो प्रवेश कर जाते थे। मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, आप लोग ध्यान से समझ लेना अगर नहीं समझे हैं तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाबू मैं आप लोगों को बताऊं कि ठीक इसी प्रकार से जो डायलाइजर मशीन होता है, उस मशीन में डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है, और उसी तरल पदार्थ में हजारों की संख्या में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनकी दीवारें अर्धपारगमय झिल्ली से बनी होती है। इन नलिकाओं के भीतर मरीज का रक्त बहता है। मरीज के शरीर से निकलने वाला जो अशुद्ध रक्त होता है वो दोस्तों बहता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के किडनी के नेफ्रॉन के नलिकाओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो कृत्रिम वृक्क है, जो डायलाइजर है, डायलाइजर में उपस्थित डायलिसिस जो फ्लूइड है, उसमें हजारों जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं में मनुष्य के शरीर से बाहर आने वाले जो अशुद्ध रक्त हैं उनका संचालन होता है। वो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त का फिल्टर होता है, अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण होता है। जो मैं बता रहा हूँ बस आप लोग गौर से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू, बोला जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन नलिकाओं के भीतर मरीज का रक्त बहता है और बाहर से डायलिसिस फ्लूइड बहता है। बाहर से डायलिसिस फ्लूइड, यही वाला जो आप देख रहे हैं, बाहर से डायलिसिस फ्लूइड, यानी कि डायलिसिस फ्लूइड को ही हम बोल सकते हैं डायलाइसेट, या हम कह सकते हैं तरल पदार्थ। इस तरल पदार्थ का नाम है डायलिसिस फ्लूइड। बताया समझ में? आप लोगों को समझ में आ रहा है बाबू आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड में ही, डायलिसिस फ्लूइड वाला जो द्रव है उसमें ही दोस्तों हजारों नलिकाएं होती हैं नेफ्रॉन के रूप में। जैसा हमारे किडनी में हजारों लाखों नलिकाएं होते हैं नेफ्रॉन के रूप में, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो मशीन होता है डायलाइजर, उसमें भी दोस्तों हजारों की संख्या में सूक्ष्म नलिकाएं होते हैं और उन नलिकाओं में अशुद्ध रक्त का संचार होता है। ठीक है,
कहा जा रहा है इन नलिकाओं के भीतर मरीज का रक्त बहता है और बाहर से डायलिसिस फ्लूइड बहता है। अर्धपारगमयी झिल्ली के छिद्र इतने छोटे होते हैं कि जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उन नलिकाओं के अर्धपारगमयी झिल्ली के छिद्र, अर्धपारगमयी झिल्ली के भीति इतने छोटे होते हैं, इतने महीन होते हैं, इतने दोस्तों काफ़ी छोटे सूक्ष्म होते हैं कि आप आगे देख सकते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त नमक पानी बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि डायलाइजर मशीन में जो डायलाइसेट वाला जो तरल पदार्थ है और उस पदार्थ में जो हजारों की संख्या में पतली पतली सूक्ष्म नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं में बहने वाला जो रक्त है, उस रक्त में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं, केवल वही अशुद्धियां दोस्तों नली के छिद्र से होकर बाहर निकल पाते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के भीति से होकर बाहर निकल पाते हैं। बात को समझ रहे हैं? ये जो नली है, ये नली, इस नली से होकर केवल किस कण का निष्कासन होता है? तो दोस्तों अपशिष्ट कण का निष्कासन होता है। जो कण अपशिष्ट होते हैं, जो पदार्थ वर्ज्य होते हैं, बेकार होते हैं, नाइट्रोजन युक्त होते हैं, उन्हीं पदार्थों का केवल दोस्तों जो पतले पतले नलिकाएं हैं, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, उनके भीति से निष्कासन होता है। रक्त में उपस्थित जो उपयोगी कण हैं, जो दोस्तों पोषक तत्व वाले कण हैं, रक्त में जो कोशिकाएं हैं, जो कणिकाएं हैं, उनका बिल्कुल भी निष्कासन नहीं होता, वो बिल्कुल भी इस भीति से होकर बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, वो बिल्कुल भी दोस्तों बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, केवल रक्त के जो अशुद्ध कण होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, वही दोस्तों इस झिल्ली से होकर बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए आगे है, लेकिन रक्त की बड़ी कोशिकाएं बाहर नहीं निकल पाती, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्रोटीन्स। ये जो भी दोस्तों हमारे शरीर के लिए पोषक कण होते हैं, जो पोषक कोशिकाएं होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, इनका बिल्कुल भी निष्कासन डायलेजर मशीन में सूक्ष्म नलिकाओं के भीति से नहीं हो पाता है। ठीक है, इतना दोस्तों काफी ध्यान में रखकर हमारे मनुष्यों ने कृत्रिम वृक्क का निर्माण किया है, आर्टिफिशियल जो किडनी है उसका दोस्तों निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि आज साइंस कितना दोस्तों एडवांस हो चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है। आगे है, विसरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ डायलिसिस में चले जाते हैं। विसरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ डायलिस्टेट में चले जाते हैं। डायलिस्टेट यहाँ पर बोला गया है विसरण द्वारा अपशिष्ट यानी कि खराब जो पदार्थ है वो डायलिस्टेट में चले जाते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। प्रसारण से इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहता है। विसरण क्रिया के द्वारा मैंने आप लोगों को बता चुका है कि विसरण क्रिया में क्या होता है। विसरण क्रिया में दोस्तों जो द्रव होते हैं वो दोस्तों एक झिल्ली से होकर बाहर निकलते हैं। देखिए विसरण क्रिया में क्या होता है कि सांद्रता के अनुसार, सांद्रता के आधार पर, ठीक है, अंदर की सांद्रता अगर अधिक रहती है और बाहर की सांद्रता कम रहती है तो दोस्तों जो द्रव होते हैं वो अंदर से बाहर की ओर निकलना शुरू कर देते हैं। इसी क्रिया को कहा जाता है विसरण यानी कि डिफ्यूजन। बताएं समझ में आप लोगों को? और बात करें प्रसारण का, तो प्रसारण की सहायता से इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहता है। इसके बाद शुद्ध रक्त मशीन से वापस मरीज की नस में चढ़ा दिया जाता है। नस के माध्यम से ही दोस्तों मरीज के शरीर से अशुद्ध रक्त लिया जाता है और नस की सहायता से ही जब अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है तो उसके शुद्ध रक्त को भेज दिया जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है एक सत्र में लगभग 3 से 5 घंटे लगते हैं दोस्तों। एक बार में जब आप डायलिसिस करवाइएगा अपने, आप नहीं, जिनका किडनी खराब है, जिस व्यक्ति का किडनी खराब है, अगर वो दोस्तों डायलिसिस करवाता है तो उसको डायलिसिस कराने में 3 से 5 घंटे लग सकते हैं। इससे ज़्यादा भी लग सकता है लेकिन कम ना। ठीक है, इतना समय तो लग ही सकता है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों, तो देख सकते हैं बोला गया है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड को ही क्या कहते हैं? डायलिसिस फ्लूइड को ही डायलिस्टेट कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। आपने यहाँ पर समझा मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों? विसरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ डायलिस्टेट में चले जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड को ही कहा जाता है डायलिस्टेट। ठीक है, डायलिस्टेट, डायलिसिस फ्लूइड का ही एक और नाम है डायलासाइट। शायद हम बोलने में गड़बड़ तो नहीं ना कर रहे बाबू? डायलाइसाइट है, ये वाला है डायलासाइट, डायलाइसेट, डायलाइसेट। हमसे बोलने में मिस्टेक हुआ है, माफ़ी चाहते हैं। डायलाइसेट, डायलाइसेट, ये दोस्तों डायलाइसेट ही है। आप
यहाँ पर देखिएगा, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, डायालाइसेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाया, यहाँ से डाया और फिर यहाँ से लाइसेट, ठीक है। हम थोड़ा सा गलत पढ़ रहे थे। तो जो डायालाइसेट है उसी को कहा जाता है डायलिसिस फ्लूइड। जरा बताइए तो आप लोग, ये डायलिसिस फ्लूइड क्या है? तो दोस्तों ये डायलिसिस फ्लूइड सूक्ष्म नलिकाओं को चारों ओर से घेरने वाला द्रव है, तरल पदार्थ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने बताया ना, एक डायलेजर मशीन होता है, ठीक है। जिस मशीन में रक्त का शुद्धिकरण होता है उस मशीन को कहा जाता है डायलाइजर। क्या कहा जाता है? डायलाइजर। उस मशीन में क्या रहता है? उस मशीन में डायलिसिस फ्लूइड रहता है, जिसको डायलाइसेट भी कहा जाता है। और उसी द्रव में दोस्तों क्या होता है कि पतले पतले सूक्ष्म नलिकाएं हजारों की संख्या में होते हैं, जिसके माध्यम से अशुद्ध रक्त का संचार होता है। तो दोस्तों जब उन नलिकाओं से होकर अशुद्ध पदार्थ बाहर निकलते हैं तो कहाँ जाएंगे बताइए? जब सूक्ष्म नलिकाओं से, पतले पतले सूक्ष्म नलिकाओं के भीतर से होकर जब रक्त से अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध कण बाहर निकलकर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि वो दोस्तों जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में, यानी कि दोस्तों डायलाइसेट में, ठीक है। बात है समझ में आप लोगों को? डायलाइसेट में जाएंगे, बात है समझ में? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही यहाँ पर बताया जा रहा है, डायलाइसेट में चले जाते हैं, ठीक है। जो द्रव है उसी में चले जाते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बताया जा रहा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो डायलाइसेट जो द्रव है वो कैसा है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर उसका कुछ गुण यहाँ पर बताया गया है। डायलाइसेट वह द्रव है जिसमें रक्त से निकले अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं के भीतर से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो दोस्तों कहाँ जमा होते हैं, कहाँ एकत्रित होते हैं? तो वो एकत्रित होते हैं डायलाइसेट में। बताया समझ में? डायलाइसेट में जो यहाँ पर जो डायलिसिस फ्लूइड है, भाग चला नहीं बोलेंगे, जो डायलिसिस यहाँ पर फ्लूइड है उसी में जाकर दोस्तों वो जमा हो जाते हैं, उसी में दोस्तों वो एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे इसमें देख सकते हैं उसमें क्या रहता है, उस द्रव में क्या रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि जो डायलासाइट वाला द्रव है, जो डायलासाइट वाला द्रव है उसमें क्या क्या रहता है डायलासाइट वाला द्रव में, तो दोस्तों उसमें अशुद्धि कम रहता है, बस इतना समझना। डायलासाइट वाला जो द्रव है अर्थात जो दोस्तों डायलिसिस फ्लूइड है उसमें जो अशुद्धियां हैं, जो दोस्तों उसमें अशुद्ध पदार्थ है वो बहुत ही कम रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं। लेकिन बात करें शुद्ध पदार्थों का, उपयोगी पदार्थों का, तो दोस्तों उपयोगी पदार्थ के रूप में देख सकते हैं इसमें साफ पानी, क्योंकि बिना पानी के तो कोई तरल पदार्थ बनेगा ना, तो इसमें साफ पानी, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या बाइकार्बोनेट आदि उचित मात्रा में डाले जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे तत्व और जो आयन होते हैं वो दोस्तों उसमें घुले रहते हैं। और इसी दोस्तों द्रव में, इसी डायलासाइट द्रव में दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आकर जमा होते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है इसकी संरचना इस तरह बनाई जाती है कि रक्त का संतुलन बिगड़े नहीं। दोस्तों जो यहाँ पर आप डायलिसिस फ्लूइड देख रहे हैं, इसकी संरचना इस तरीके से बनाई जाती है कि जो रक्त का संतुलन है वो बिल्कुल भी ना बिगड़े, रक्त में पानी की जो मात्रा है वो बिल्कुल भी कम या अधिक ना हो सके, ठीक है। यानी कि संतुलित रूप से बनाया गया था मनुष्यों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है हेमोडायलिसिस कितनी बार करनी पड़ती है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं सारा जानकारी आपको दूंगा। इसमें बताया गया है हेमोडायलिसिस कितनी बार करनी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया है और वो डायलिसिस करवाता है तो उसे कितनी बार करवानी पड़ती है। तो दोस्तों बात करें सप्ताह का, तो मनुष्य को सप्ताह में लगभग 2 से 3 बार करवानी पड़ती है, ठीक है। 2 से 3 बार उन्हें अपना डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तब जाकर उनके शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो पाएगा। बात है समझ में? तो दोस्तों रोगी को सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। मरीज की स्थिति, दोस्तों मरीज की स्थिति को देखकर जो डॉक्टर होते हैं वो तय करते हैं कि हफ्ता में वो कितने बार डायलिसिस करवा सकता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मरीज, जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो गया है, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को 2 से 3 बार ही हफ्ता में डायलिसिस करवाना है। ये कोई आवश्यक नहीं है, यह कोई अनिवार्य नहीं है। दोस्तों ऐसा जो काम है वो होता है डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। डॉक्टर जो होते हैं वो मरीज की स्थिति, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन लेवल
क्रिएटिनिन लेवल, पेशाब की मात्रा, सूजन आदि को देखकर तय करते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़, ये सारे रिपोर्ट देखकर जो डॉक्टर होते हैं वो तय करते हैं कि आपको हफ्ते में कितने डायलिसिस की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नीचे, तो इसमें देख सकते हैं बोला गया है हमारी दोनों किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया आदि और अतिरिक्त पानी, नमक को बाहर निकालती है, जो मैंने आप लोगों को बता चुका है और आप सभी भी जानते हैं। रोज लगभग 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है दोस्तों। हालांकि हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर ही होती है। हमारे पूरे शरीर में रक्त की जो सामान्य मात्रा होती है वो दोस्तों 5 से 6 लीटर ही होती है। तो ये 5 से 6 लीटर जो रक्त होता है वो कई बार क्षमता है हमारे शरीर के किडनी के द्वारा, हमारे शरीर के वृक्क के द्वारा। दोस्तों जब हमारे शरीर के किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा रक्त का कई बार शुद्धिकरण किया जाता है, तो ऐसे में दोस्तों माना जाता है कि हर एक दिन यानी कि प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में 180 लीटर रक्त जो होता है, 180 लीटर जो खून होता है वो शुद्ध होता है, वो फिल्टर होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि भगवान का दिया हुआ जो हमारा किडनी है वो दोस्तों किस तरीके से स्वतः काम करता है, किस तरीके से ऑटोमेटिक काम करता है, किस तरीके से दोस्तों हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, बिना किसी से आज्ञा लिए, बिना किसी से पूछे, केवल आपको जिलाने के लिए, केवल आपको शुद्ध रखने के लिए। तो ये सारा चीज किसने बनाया होगा? ये सारा चीज भगवान ने बनाया होगा, उस परमात्मा ने बनाया होगा। दोस्तों अगर हम सलामत है, हमारा शरीर सही है, हमारा अंग सही है, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, तो केवल इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें उन्हें पूरा धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, भले आपने हमें धन संपत्ति, रुपया, पैसा, भले वो सब दिया या चाहे ना दिया, यानी कि भौतिक सुख आपने हमें दिया या ना दिया, उससे हमें आपको कोई शिकायत नहीं करना है, लेकिन आपने हमें सही सलामत इस संसार में जन्म दिया। हर एक दिन आप हमें सलामत रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं, इसी के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों आप अपने शरीर में अगर देख रहे हैं कि कोई रोग नहीं है, आप काफ़ी स्वस्थ हैं, आपका शरीर काफ़ी सुंदर है, आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, तो दोस्तों आप समझिए कि बहुत ही आप भाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली है। क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिसके शरीर में कोई ना कोई रोग है जो उसे बराबर परेशान करते रहता है। किसी को आँख का प्रॉब्लम, किसी को कान का प्रॉब्लम, किसी को नाक का प्रॉब्लम, किसी को पेट का प्रॉब्लम, किसी को किडनी का प्रॉब्लम, किसी को हृदय का प्रॉब्लम, किसी को सांस लेने का प्रॉब्लम, किसी को दोस्तों हो सकता है कि स्वाद का प्रॉब्लम, किसी को दांत का प्रॉब्लम, यानी कि किसी ना किसी प्रॉब्लम से शरीर से जुड़े हुए किसी न किसी प्रॉब्लम से जो व्यक्ति है वो जूझ रहा है, डॉक्टर के दरवाजे पर जा रहा है, डॉक्टर का दवाई खा रहा है, यानी कि दोस्तों वो बिल्कुल भी चैन से नहीं रह पा रहा है। उसके पास अगर पैसा भी है, भौतिक सुख भी है, तो भी उसका वो आनंद नहीं ले पा रहा है। आप ही बताइए, देखिए एक व्यक्ति है, उसके पास धन दौलत, रुपया, पैसा, हर प्रकार का भौतिक सुख है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर बोल रहा है कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, एसी में नहीं रहना है, ठंडा में नहीं रहना है, ये नहीं पीना है, वो नहीं पीना है। तो बताइए उस भौतिक सुख का क्या फायदा, उस पैसे का क्या फायदा, आप ही बताओ। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। कुछ भी खाने का मतलब जो खाने योग्य पदार्थ है, जो पदार्थ आपके शरीर के लिए उपयोगी है, आपके शरीर को पौष्टिक आहार प्रदान करने वाला है, आप खा सकते हैं। किसी डॉक्टर से पूछना नहीं है कि हम ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, या ये खाने से ये होगा वो होगा, आप स्वतंत्र हैं। तो इसके लिए हमें भगवान को पूरा धन्यवाद देना चाहिए, हर एक दिन उनका आभार प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु आपकी वजह से ही हम सलामत हैं। इससे क्या होता है कि हम भगवान के ऋणी होते हैं और भगवान की कृपा आगे भी हमारे शरीर पर बनी रहती है। दोस्तों इस संसार का सबसे जो कॉस्टली और कीमती जो दोस्तों कोई अगर चीज है, कोई वस्तु है, तो वो आपका खुद का शरीर है, वो आपका तन है। बताया समझ में? आपके तन से बड़ा कोई भी धन नहीं है। अगर आपका हाथ काट दिया जाए, मानकर चलते हैं किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए, तो आप ही बताओ, जो हाथ कट चुका है, जो हाथ उसके शरीर से बाहर निकल चुका है, अब वो हाथ उसके शरीर में ऐड होगा, उसके शरीर में जुटेगा? कभी नहीं जुट सकता। वो दोस्तों बहुत ही करोड़पति है, उसके पास दोस्तों पैसा का कोई कमी नहीं, वो अरबपति है, उसके पास पैसा का कोई कमी नहीं, वो पैसे को पानी की तरह बहा सकता है। लेकिन पैसे को पानी की तरह बहाने से उसका कटा हुआ जो हाथ है वो जुट सकता है? आप ही बताओ। क्या जीवन भर दोस्तों अपने दूसरे
हाथ का वो आनंद ले सकता है, एक तो हाथ रहेगा, लेकिन जो दूसरे हाथ का आनंद है वो प्राप्त कर सकता है अपने पैसों से, अपने भौतिक सुखों से, अपने धन से, अपने दौलत से, अपने शोहरत से कर सकता है? नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आप पैसे से हर एक चीज खरीद सकते हैं। गाड़ी जल जाएगा, गाड़ी ले लीजिएगा, घर बिक जाएगा, नया घर ले लीजिएगा, गहना अगर भूल जाएगा तो गहना ले सकते हैं, लेकिन शरीर बहुत ही दोस्तों कीमती चीज है, इसीलिए हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिस मनुष्य के शरीर का किडनी खराब हो जा रहा है, उस मनुष्य के शरीर से रक्त को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, उसके शरीर से रक्त को बाहर निकाल कर एक मशीन में डाला जा रहा है, उस मशीन में उसको फिल्टर किया जा रहा है, फिल्टर करके पुनः से उसके शरीर में भेजा जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि उसका जो शरीर होगा वो कैसा होगा, यानी कि उस व्यक्ति का जो शरीर होता है वो बाबू एक प्रकार का खिलौना बन जाता है। क्या बन जाता है? खिलौना बन जाता है। बस डॉक्टर क्या करते हैं, पैसे लेकर उसके शरीर के साथ खेलते हैं, बस खेलते, इसको खिलौना तो बोलेंगे। शरीर से खून निकालना, शुद्ध करना, फिर शरीर में भेज देना, अंदर की चीज बाहर निकालना, फिर बाहर से निकाल, फिर बाहर निकाल कर उसको अंदर भेज देना, फिर निकालना, फिर भेज देना, फिर निकालना, फिर भेज देना। तो ये तो एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का खिलौना है। तो ये सारा चीज जो होता है फिल्टर वाला, वो हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसकी महत्ता, जिसका कीमत हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। और दोस्तों हमें इस चीज के लिए हमेशा भगवान का आभार प्रस्तुत करना चाहिए। आपका शरीर सलामत रहेगा, आप स्वस्थ रहिएगा, आपका तन सलामत रहेगा, तो दोस्तों आप 1 रुपया से 1 करोड़ भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका शरीर ही सलामत नहीं रहेगा और आपके पास 1 करोड़ है, तो वो 1 करोड़ जो आपका पैसा है 1 करोड़, वो 1 करोड़ से 1 रुपया बन जाएगा, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल भी ठीक ना हो पाएगा। बताया समझ में? तो इसलिए हमें कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उनका नाम जप करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि आपके शरीर में 180 लीटर रक्त है। दोस्तों 180 लीटर रक्त को साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है कौन? तो हमारे शरीर का किडनी। और साथ ही बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें से अपशिष्ट मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। यानी कि जो कृत्रिम वृक्क है वो क्या करता है, वो अपशिष्ट, यहाँ पर दोस्तों कृत्रिम नहीं, जो हमारा वास्तविक किडनी है, जो प्राकृतिक किडनी है, जो प्राकृतिक किडनी है वो क्या करता है, अपने से होकर अपशिष्ट मूत्र को बाहर निकालता है, अपशिष्ट जल को मूत्र के रूप में। किडनी हमारे शरीर के रक्त से अपशिष्ट जल को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है, जो कि मूत्रवाहिका से होते हुए हमारे मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है, जहां से हम बाहर निकाल देते हैं सीसन के माध्यम से। आगे देख सकते हैं बोला गया है, लेकिन जब किडनी 85 से 90% से अधिक खराब हो जाती है, मतलब लगभग खराबे हो जाती है, ठीक है, जब किडनी लगभग खराब हो जाती है तो रक्त में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं। इस अवस्था को किडनी फेलियर कहते हैं, अर्थात किडनी फेलियर कहते हैं। कहा जाता है कि उस व्यक्ति का जो किडनी है वो फेल हो चुका है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है यहीं से मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, यहीं से मरीज को अपने शरीर के रक्त को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। जब भी मनुष्य अपने शरीर के रक्त को शुद्ध कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, मशीन की सहायता से जब उस व्यक्ति के शरीर के रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, तो यही प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस, जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी का होता है। बताया समझ में बाबू? बहुत ही बेचारे कष्ट सहते हैं, बहुत ही कष्ट बेचारे सहते हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, रक्त मशीन तक पहुंचाने के 3 आसान तरीके होते हैं। मैं आप लोगों को 3 तरीका बताता हूं जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं रोगी के शरीर से रक्त को बाहर निकालकर मशीन तक पहुंचाने में। बात समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 3 प्रक्रिया होती है। 3 प्रक्रिया के तरीके से, 3 प्रक्रिया के द्वारा जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि रोगी के अशुद्ध रक्त को मशीन तक पहुंचाते हैं, जिससे कि उसका शुद्धिकरण हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है एबी फिस्टुला, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें क्या बोला गया है आप देख सकते हैं, डॉक्टर आपकी एक आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं। आर्टरी कहने का मतलब धमनी, वेन कहने का मतलब सीरा। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के धमनी में शुद्ध रक्त का संचार होता है और हमारे शरीर के सीरा में अशुद्ध रक्त का संचार होता है। दोस्तों देखिए, शरीर से रक्त को बाहर निकालकर मशीन में डालने के लिए हमारे शरीर से, या फिर जो रोगी है उसके शरीर से रक्त को बाहर निकालने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि एबी फिस्टुला में रोगी के
आर्टरी यानी कि धमनी और सिरा को आपस में जोड़ देते हैं। इससे एक मजबूत नली बन जाती है जहां से हर बार नीडल्स यानी कि पाइप लगाकर, पंप लगाकर दोस्तों लंबे समय पंप लगाकर रक्त बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नीडल्स लगाई जा सकती है, नीडल्स की सहायता से रक्त को बाहर निकाला जाता है। यह लंबे समय तक अच्छा काम करता है, लॉन्ग टाइम यह काम करता है। ये था पहला। अब बात करते हैं दूसरा में। तो दोस्तों दूसरा में आप देख सकते हैं बोला गया है एबी ग्राफ्ट। ये भी एक प्रक्रिया है रोगी के शरीर से अशुद्ध रक्त बाहर निकालकर मशीन तक पहुंचाने का। तो इसमें कहा गया है जब नसें पतली हो, दोस्तों जिस रोगी का नस पतला होता है तो दोस्तों उसकी यहाँ पर बात हो रही है। जब रोगी के शरीर की नसें पतली हो तो डॉक्टर एक बनावटी ट्यूब डालते हैं। ठीक है, एक कृत्रिम ट्यूब डालते हैं। यह भी अच्छा विकल्प है पर फिस्टूला जितना टिकाऊ नहीं। जितना दोस्तों यह टिकाऊ होता है, जितना लंबा समय तक यह चलता है, उतना लॉन्ग टाइम ये बिल्कुल भी चल नहीं पाता। कौन? तो एबी ग्राफ्ट। ठीक है, रोगी के स्थिति के अनुसार, रोगी के परिस्थिति के अनुसार ही डॉक्टर क्या करते हैं, इन तीनों प्रक्रिया में से किसी एक प्रक्रिया के अनुसार उसके शरीर से रक्त का निष्कासन करते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है वेनियस कैथेटर। यहाँ पर बोला गया है तुरंत ही इमरजेंसी में। यह दोस्तों जो प्रक्रिया है वो इमरजेंसी में किया जाता है। इसमें बोला गया है गर्दन या छाती की बड़ी नस में, गर्दन या छाती के पास दोस्तों बड़ा नस होता है, गर्दन या छाती की बड़ी नस में प्लास्टिक ट्यूब डालते हैं। यह जल्दी इस्तेमाल के लिए होता है पर संक्रमण का जोखिम ज़्यादा होता है। दोस्तों जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं वो इसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के गले में दोस्तों एक प्लास्टिक का ट्यूब लगा हुआ है, आप कभी देख सकते हैं। ठीक है, उनके चेस्ट के पास, उनके गले के पास आपको दिखाई देगा। बोला गया है गर्दन या छाती की बड़ी नस में। ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज के पास या जो भी रोगी है, जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो चुका है, उनके गर्दन या छाती में इमरजेंसी के लिए, ठीक है, इमरजेंसी के लिए दोस्तों उनके गर्दन या छाती की बड़ी नस में एक कृत्रिम प्लास्टिक ट्यूब लगा दिया जाता है जो जल्दी इस्तेमाल के लिए होता है। यानी कि वहां से फटाफट रक्त को बाहर निकालकर मशीन में डाल दिया जाता है। रक्त निकलने में काफ़ी समय नहीं लगता। ठीक है, इन दोनों के प्रयोग से मनुष्य के शरीर से रक्त निकलने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन इससे तुरंत जो रक्त होता है वो मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाता है और उसका शुद्धिकरण हो जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबू बोला गया है डायलाइजर ब्रिक के कार्य करने के सिद्धांत पर ही काम करता है। जिस तरीके से हमारे शरीर का किडनी काम करता है, जिस प्रकार से प्राणियों के शरीर के किडनी वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो डायलाइजर होता है वो क्या करता है, वो ब्रिक के सिद्धांत पर ही काम करता है। रोगी के रक्त को नली द्वारा इस यंत्र से गुजारा जाता है जहां पर अवशिष्ट पदार्थों का निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन हो जाता है। रोगी के रक्त को नली द्वारा, किस नली के द्वारा, तो दोस्तों रोगी के रक्त को नली के द्वारा यानी कि पाइप के द्वारा, पंप के द्वारा ना, जो रोगी है उसके शरीर के धमनी और सिरा से पाइप जोड़ दिया जाता है, नली जोड़ दिया जाता है और वहां से रक्त को बाहर निकाल कर जो मशीन है डायलाइजर वाला उसी में प्रवेश कराया जाता है, गुजारा जाता है, जहां पर अवशिष्ट पदार्थों का फिल्ट्रेशन हो जाता है और छना हुआ रक्त वापस रोगी के शरीर में नली द्वारा पहुंचा दिया जाता है। मैं सारा चीज आपको बताता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है हीमोडायलिसिस निम्नलिखित चरण में किया जाता है। जो हीमोडायलिसिस है वो निम्नलिखित चरण में किया जाता है। हर एक चरण को ध्यान से आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला है यहाँ पर बाबू, डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी द्वारा निकालकर, दोस्तों जो रोगी होते हैं जिनके शरीर का किडनी खराब होता है, जो अपना रक्त शुद्ध करने वाले होते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि उस रोगी के शरीर से डायलिसिस के समय रक्त को उनके धमनी के द्वारा निकाला जाता है। रोगी के शरीर का जो धमनी होता है उस धमनी की सहायता से ही उसके रक्त को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाल कर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। अब आप बोलिएगा कि सर जब 0 डिग्री सेल्सियस तक रक्त ठंडा हो जाएगा तो उसमें तरलता का तो गुण होगा ही नहीं, वो तो बहेगा ही नहीं, तो फिर कैसे बहकर वो पुनः से उसके शरीर में जाएगा। आपके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें बोला गया है
जब धमनी से डायलिसिस के रोगी के शरीर से जब धमनी के द्वारा रक्त को बाहर निकालकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसमें मिलाया जाता है हिपैरिन। क्या मिलाया जाता है? हिपैरिन। हिपैरिन मिला देने से क्या होता है बाबू कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जो रक्त होता है वो बिल्कुल भी थका नहीं बनता, यानी कि बिल्कुल भी नहीं जमता, बिल्कुल भी वहां पर एकत्रित नहीं होता, बिल्कुल भी उसकी जो तरलता है, जो बहाव की प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती। किसके कारण? तो हिपैरिन के कारण। याद रखेंगे। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर से जब धमनी के द्वारा रक्त को बाहर निकाला जाता है तो दोस्तों उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और फिर उसमें हिपैरिन नामक जो पदार्थ है उसे मिलाया जाता है ताकि रक्त बिल्कुल भी जम ना सके, कोलेट ना हो सके। ठीक है, यहां पर 2 नंबर में बात करते हैं। मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताता हूं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रोगी है ना बाबू, यहाँ पर रोगी है ना, तो देखिए तीर के अनुसार आप देख सकते हैं, तीर है ना यहाँ पर, ये वाला तीर आप देख रहे हैं ना, ये वाला तीर, ये तीर बता रहा है, ये तीर शो कर रहा है कि दोस्तों इस पाइप के द्वारा जो रक्त है वो रोगी के शरीर से बाहर निकल रहा है। ठीक ना। यहाँ पर हाथ में दोस्तों, यहाँ पर हाथ में धमनी और शिरा से जुड़े हुए हैं क्या? तो धमनी और शिरा से जुड़े हुए हैं पाइप। तो दोस्तों धमनी की सहायता से जो रक्त होता है उसे बाहर निकाला जाता है। धमनी में बहने वाले रक्त को पाइप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ये दोस्तों होता है, इसको कहते हैं आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर। आर्टेरियल यानी कि धमनी दाब वाला दोस्तों यह मापांक होता है। ठीक है, धमनी दाब वाला यह मापांक होता है। इसके अनुसार ही दोस्तों जो रक्त होता है वो बाहर निकाला जाता है रोगी के शरीर से। ठीक है, फिर रक्त यहाँ से निकल कर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा और इसी स्थान पर हिपैरिन को मिलाया जाता है। देख सकते हैं लिखा हुआ है हिपैरिन इनफ्यूजन, लिखा हुआ है ना बाबू, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हिपैरिन इनफ्यूजन। यहीं पर दोस्तों हिपैरिन नामक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे कि रक्त बिल्कुल भी जमता नहीं है। ठीक है, यहाँ से रक्त होकर कहाँ जाता है? तो यहाँ से रक्त होकर दोस्तों इसमें जाता है और यहाँ पर रक्त दोस्तों घूमता है और घूमने के बाद, ठीक है, इसमें रक्त क्या करता है, इसमें थोड़ा सा रक्त घूमता है और घूमने के बाद दोस्तों फिर रक्त आगे बढ़ता है। आगे बढ़ाने के लिए, आगे संचालित करने के लिए यहाँ पर भी दोस्तों एक प्रेशर वाला जो यंत्र है वो लगा रहता है, एक मॉनिटर यहाँ पर लगा रहता है जिसका नाम है इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, यानी कि रक्त को आगे बढ़ाने वाला जो मॉनिटर है वही लगा रहता है। तो दोस्तों इसकी सहायता से, इस मापांक की सहायता से, इसके अनुसार ही जो रक्त होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर आगे बढ़कर, यानी कि आगे बढ़कर दोस्तों वो प्रवेश करता है किसमें? तो डायलाइजर में। किसमें? तो डायलाइजर में। आप देख सकते हैं बाबू, यही है डायलाइजर जो मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया। मैंने बोला ना, अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो आप ये मशीन देख रहे हैं बाबू, जो आप ये मशीन देख रहे हैं, इसी को डायलाइजर कहा जाता है। इसी मशीन में रोगी के अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो दोस्तों जब धमनी से जुड़े हुए पाइप से होकर रक्त डायलाइजर में प्रवेश करता है तो डायलाइजर में क्या होता है? डायलाइजर में होता है दोस्तों डायलिसिस फ्लूइड। क्या होता है? डायलिसिस फ्लूइड। आप कहीं पर देख सकते हैं, दिया होगा, देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, डायलिसिस फ्लूइड इन, यानी कि इसमें तरल पदार्थ के रूप में कौन है? तो डायलिसिस फ्लूइड, जिसको हम डायलासाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में दोस्तों द्रव भरा रहता है जिसमें कौन एकत्रित होता है? इस द्रव में एकत्रित होता है अशुद्धियां, अपशिष्ट पदार्थ रक्त से निकलने वाले। और इसी मशीन में, इसी डायलिसिस फ्लूइड में दोस्तों हजारों की संख्या में सूक्ष्म पतली पतली नलिकाएं होती हैं। जो पतला पतला लाइनिंग आप देख रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? ये पतली पतली दोस्तों नलिकाएं हैं। बात है समझ में? पतली पतली नलिकाएं हैं और इन नलिकाओं से होकर ही रक्त से जो अशुद्धियां हैं, जो अशुद्ध पदार्थ है, जो अशुद्ध कण हैं, वो दोस्तों बाहर निकलते हैं, जो कि मैंने बता चुका है। मैंने बताया आप लोगों को कि सूक्ष्म नलिकाओं के जो भित्ति होते हैं, जो सतह होता है, वो अर्धपारगमय होते हैं, जिसके माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है डायलिसिस फ्लूइड रिमूव्ड, यानी कि यहाँ पर फिर यहाँ से जो डायलिसिस फ्लूइड है, जो डायलिसिस फ्लूइड वाला जो द्रव है, जो पदार्थ है तरल वाला, उसको फिर यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, यहाँ से डाला जाता है और यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, जो जब वो अशुद्ध हो जाता है तो। ठीक है, ऐसे काम करता है। फिर जब नलिकाओं में
जो आप डायलाइजर में पतले पतले हजारों की संख्या में नली देख रहे हैं, जब उन नलिकाओं में रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है तो बाबू यह रक्त छन कर कहाँ आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़कर दोस्तों इस पाइप में प्रवेश करता है। फिर इस पाइप का संचालन किसकी सहायता से होता है? इस पाइप का संचालन इस यंत्र की सहायता से होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायलाइजर इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, यानी कि दोस्तों इसको ये भी रक्त को आगे बढ़ाने वाला एक मॉनिटर होता है। ठीक है, इसकी सहायता से रक्त आगे की ओर फ्लो करता है, यानी कि बहता है। ठीक है, यहाँ पर एयर ट्रैप है, इसमें थोड़ा वायु का दबाव डाला जाता है और फिर धीरे धीरे दोस्तों क्लीन ब्लड रिटर्नेट लिखा है ना, क्लीन ब्लड रिटर्नेड टू बॉडी, यानी कि साफ जो रक्त है, शुद्ध जो रक्त है, वो अब पुनः से शरीर के तरफ आगे बढ़ता है, रोगी के शरीर में प्रवेश करता है और इस प्रकार से इधर से दोस्तों निकलता है अशुद्ध रक्त। समझना, इधर से निकलता है अशुद्ध रक्त और इधर से प्रवेश करता है, यहाँ से शुद्धिकरण होके यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ इसमें प्रवेश करता है शुद्ध रक्त। और इस प्रकार से 5 से 6 घंटे के अंदर में जो रोगी है उसके शरीर में जो अशुद्ध रक्त है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इसी को बोलते हैं कृत्रिम किडनी। क्या बोलते हैं? कृत्रिम किडनी। ठीक है, जिसको डायलाइजर भी कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता चुका सारा चीज़, यही इसमें बताया गया है। पहला तो जान चुके हैं, दूसरा में बोला गया है अब इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर द्वारा गुजारा जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है, जिसमें कुंडलित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, वही नलिकाएं, पतले पतले नलिकाएं जिसमें रक्त का संचार होता है, अशुद्ध रक्त का। यहाँ नलिका के रक्त से नाइट्रोजनी विकार विस्तृत होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी जस्ट। ठीक है, इस तरह शुद्ध किए गए रक्त के पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है। दोस्तों, जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो उस रक्त को पुनः से शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है। इस व्यक्ति के, इस रोगी के शरीर का जितना तापमान होता है उस तापमान के अनुकूल ही, उस तापमान के अनुसार ही रक्त का तापमान कर दिया जाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब शरीर से रक्त को निकाला जाता है तो उसका तापमान घटाकर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रक्त को दोस्तों पहुंचाया जाता है रोगी के शरीर में, ऐसा नहीं है, बल्कि रक्त का तापमान बढ़ा दिया जाता है। रक्त के तापमान को रोगी के शरीर के तापमान के अनुकूल कर दिया जाता है, तब जाकर रक्त को रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अनुकूल के लिए दोस्तों जो नियंत्रण है वो होता है यहाँ से, देख सकते हैं हर जगह मॉनिटर लगा हुआ है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है 3 नंबर में, इस तरह शुद्ध किए गए रक्त के पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है और फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक सिरा के द्वारा रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। धमनी के द्वारा शरीर से अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है और सिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त प्रवेश करता है। ठीक है, समझ पाए आप लोग? याद रखना, धमनी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा दोस्तों अशुद्ध, आर्टरी के द्वारा जो रोगी के शरीर का रक्त होगा वो बाहर निकलेगा, अशुद्ध रक्त बाहर आएगा, और जो वेन है, जो सिरा है, उसकी सहायता से जो शुद्ध रक्त है, शुद्धिकरण वाला जो रक्त है वो प्रवेश करेगा। ठीक है, मैंने ये बता चुका। अब बात करते हैं हेमोडायलिसिस के लाभ पर। हेमोडायलिसिस के क्या लाभ है? ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हेमोडायलिसिस के लाभ। तो बाबू इसमें पूछा गया है हेमोडायलिसिस के लाभ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रक्त से अपशिष्ट बाहर हो जाते हैं। हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया से रक्त में जो अशुद्धियां होती हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, जो कि आप जान चुके हैं। अगला है यूरिया, क्रिएटिनिन और पोटेशियम का स्तर घटता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका स्तर घट जाता है, बहुत ही कम मात्रा में हो जाते हैं। अगला है शरीर की सूजन, सांस फूलना, थकान कम होती है, क्योंकि जब किडनी खराब हो जाती है, जब शरीर में अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में जमने लग जाते हैं, उनका जब मात्रा बढ़ने लग जाता है तो ऐसे में शरीर में सूजन और सांस फूलना शुरू हो जाता है। जब कम हो जाते हैं तो दोस्तों काफ़ी राहत मिलता है रोगी को। ठीक है, आगे देख सकते हैं, बोला गया है मरीज कुछ हद तक सामान्य जीवन जी सकता है, यानी कि कुछ हद तक वो जीवित रह सकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाए, जो व्यक्ति किडनी से प्रभावित हो जाए, तो दोस्तों ऐसे में वो काफ़ी लंबा समय तक जीवित नहीं रह सकता, जब तक कि उसके शरीर में नया किडनी नहीं लगेगा। ठीक है, जब उसके शरीर में नया किडनी लगेगा तभी जाकर दोस्तों वो जीवित रह सकता है। लेकिन दोस्तों अगर वो सोचेगा कि हम केवल डायलिसिस करवा करवा कर हम जीवित रह जाए, तो यह नामुमकिन है, क्योंकि बार बार डायलिसिस करवाने से जो नस होती है,
जो मनुष्य के शरीर का, रोगी के शरीर का जो नस होता है धमनी और शिरा वाला, वो खराब हो जाता है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, यानी कि रक्त को अंदर लेता ही नहीं है। ठीक है, एक समय के बाद रोगी के शरीर का जो बाबू रक्त हो रोगी के शरीर का जो नस होगा वो रक्त को अंदर लेगा ही नहीं, ऐसे में वह व्यक्ति मर जाता है। बताया समझ में। बात करें प्रेमानंद जी महाराज का, तो उनके ऊपर राधा लाडली जी की कृपा है। राधा लाडली जी की कृपा से ही, राधा माता की कृपा से ही उनका जीवन चल रहा है। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं हेमोडायलिसिस की हानियां। हेमोडायलिसिस से होने वाले हानि क्या है? तो दोस्तों देखिए, यह इलाज नहीं है, सिर्फ किडनी का काम अस्थायी रूप से करता है। दोस्तों हेमोडायलिसिस कराने से ऐसा नहीं है कि अब आपको बिल्कुल भी रक्त को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। दोस्तों यह केवल आपको एक राहत प्रदान करता है, कुछ समय के लिए केवल आपको सुविधा प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों कुछ समय के बाद आपके शरीर के रक्त का काफ़ी दोस्तों लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद आपके शरीर का रक्त काफ़ी दोस्तों अशुद्ध हो जाता है, काफ़ी गंदा हो जाता है, तो आपको फिर से डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, फिर से अपने अशुद्ध रक्त को शुद्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है। आगे है नियमित रूप से जीवन भर, यानी कि नियमित रूप से जीवन भर करना पड़ता है। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक करना पड़ता है। ठीक है, जब तक जिंदा रहने का मतलब ये नहीं कि आपका उम्र अगर 60 साल है तो आप 60 साल तक चलिएगा, जब तक चल रहे हैं डायलिसिस से तब तक चलिएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं। आगे आप देख सकते हैं बहुत महंगा और समय लेने वाला है। दोस्तों डायलिसिस की प्रक्रिया काफ़ी महंगा होती है, एक बार डायलिसिस करवाने में 8 से 10 हज़ार का खर्च आता है और यह काफ़ी समय लेने वाला होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता चुका है दोस्तों कि ये एक रोगी को डायलिसिस करने में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। आगे है संक्रमण, इन्फेक्शन और रक्तचाप गिरने का खतरा। बार बार डायलिसिस करने से, बार बार रोगी के द्वारा डायलिसिस करवाने से इन्फेक्शन या फिर रक्त का जो चाप है, जो रक्त का दबाव है, वो गिर सकता है। बार बार सुई लगाने से नसें खराब हो सकती है, जिसके कारण जो शरीर का नस होगा वो बिल्कुल भी खून को अंदर नहीं ले पाएगा, रक्त को अंदर प्रवेश नहीं करा पाएगा। आगे है डाइट और पानी की मात्रा पर कड़ी पाबंदी रखनी पड़ती है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, इस पर बहुत ही दोस्तों परहेज रखना पड़ता है रोगी को, जिसका किडनी खराब हो चुका है। आगे देख सकते हैं बोला गया है हेमोडायलिसिस उन रोगियों के लिए जीवन रक्षक तकनीक है। हेमोडायलिसिस उन रोगियों के लिए जीवन रक्षक तकनीक है, तरीका है जिनकी किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है। यह अस्थायी समाधान है जब तक कि मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट ना मिल जाए, यानी कि नया किडनी ना मिल जाए। तो दोस्तों आप इसके माध्यम से यह समझे कि जिस व्यक्ति के शरीर में अगर किडनी नया नहीं लगा है तो वो दोस्तों डायलिसिस के माध्यम से ही जिंदा रहता है, डायलिसिस के माध्यम से ही कुछ दिनों तक आगे जी पाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डायलिसिस से जुड़े हुए कुल जितने सारे जानकारी थे, जितने सारे नॉलेज थे, जितने सारे ज्ञान थे, जितने सारे दोस्तों इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थे वो मैंने आप लोगों को बता चुका है। अगर आप लोग अच्छे से हर एक चीज को समझ गए होंगे, जान गए होंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए अगर आप कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं और उसमें इनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप बना सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो खूब शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।